स्टूडेंट, वेलकम टू सर जी की पाठशाला। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। आज का टॉपिक ये है कि आखिर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। जैसे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण। आवेशों के कई गुण होते हैं। आवेशों के कई गुण होते हैं। पहला गुण होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। आपका पहला गुण होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसी को हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन। आकर्षण का गुण कब होता है? अगर दो समान प्रकृति के आवेश हैं। समान प्रकृति के आवेश मतलब या तो दोनों धनावेशित हो, या तो दो के दोनों क्या हो, ऋण आवेशित हो। या तो दो के दोनों धन आवेशित हो या दो के दोनों ऋण आवेशित हो। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं। इनके दूर जाने का यह गुण ही प्रतिकर्षण कहलाता है। मतलब ये समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर एक पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपल्सन का सिंबल ये है, अट्रैक्शन का सिंबल ये है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मतलब यह क्या कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये पहला गुण हो गया कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका सेकंड प्रॉपर्टी, होता है आवेश योज्यता का नियम। आवेश योज्यता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेश योज्यता का नियम। आवेश योज्यता का नियम क्या होता है, अगर लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं। जैसे प्लस Q1 चार्ज हो गया, एक चार्ज और है, प्लस Q2 चार्ज है, एक चार्ज और है, इसकी वैल्यू माइनस Q3 है, एक चार्ज और है, प्लस Q4 हमने माना, एक चार्ज और है, माइनस Q5। इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चार्ज हैं। बहुत सारे चार्ज हैं। हमसे ये कहा गया कि इस ऑब्जेक्ट में कुल कितने चार्ज हैं, हमें नहीं पता, तो हम लोग कहेंगे Q नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q। समेशन ऑफ Q मतलब जो चार्ज दिए गए हैं, जैसे प्लस Q1 है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। इसी नियम को कहा जाता है आवेश योज्यता का नियम। मतलब आवेश योज्यता का नियम क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे चार्ज हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पर कुल आवेश उस पर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब ये है कि अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेते हैं। इस तरह से यह हमारा हो गया आवेश योज्यता का नियम।
जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, हमने आपसे क्वेश्चन ये कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, इस पे +5 माइक्रोकूलम एक चार्ज हो गया, एक चार्ज इस पर -2 माइक्रोकूलम, एक चार्ज इस पर और है +3 माइक्रोकूलम। कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट पे 3 पॉइंट चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। पूछा गया कि इस ऑब्जेक्ट पर कुल आवेश कितना होगा, Q net = 1 पूछा गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आपका आएगा Q net = 5 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 6 माइक्रोकूलम, वो भी पॉजिटिव में। मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट पर नेट आवेश +6 माइक्रोकूलम है, प्लस का मतलब धन आवेश होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, या फिर इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका होता है आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार, इस नियम को फैराडे के वैद्युत अपघट्ट के माध्यम से, वैद्युत अपघट्ट के बारे में उन्होंने कुछ इक्वेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग उस प्रयोग के आधार पर क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल बना। फिर उसके बाद आर मिल्टन एक साइंटिस्ट है, आर मिल्टन साहब ने क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल दिया। किसने दिया था? आर मिल्टन, ये साइंटिस्ट का नाम है। आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत किसने दिया था? आर मिल्टन ने दिया था। आर मिल्टन के अनुसार, आर मिल्टन ने क्या कहा? आर मिल्टन ने यह कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट आवेश, किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि वह आधा तिहाई नहीं होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। जैसे वेयर यूनिट क्या है आपका? कुल आवेश, कुल आवेश प्लस साइन धन आवेश पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ऋण आवेश नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है, और जो है यहां पर एन होता है, आपका यहां पे स्मॉल एन है, स्मॉल एन आदान प्रदान किए गए, आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कोई भी पदार्थ आवेशित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन होती है। स्मॉल ई क्या होता है? यह आपका मूल आवेश होता है, मूल आवेश। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये क्या हो गया? आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत किसने दिया था? आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत आर मिल्टन साहब ने दिया था। किस आधार पर दिया था? फैराडे के वैद्युत अपघट्ट प्रयोग के आधार पर दिया था। यह होता क्या है? किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ओके, इसमें एक छोटी सी अपवाद भी है, इसका एक नोट पॉइंट है।
इसी नियम का एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है, इसके बाद आप गैलमैन, एक गैलमान साहब थे, गैलमान साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह बताया कि नाभिक के भीतर जो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वार्क तथा एंटी क्वार्क कहा जाता है। तो गैलमान साहब ने एक बात बताई, गैलमान के अनुसार, गैलमान साहब ने ये बताया कि नाभिक के भीतर पाए जाने वाले क्वार्क व एंटी क्वार्क ऐसे कण होते हैं जिस पर क्वार्क एवं एंटी क्वार्क ऐसे कण होते हैं जो कि आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। क्वार्क और एंटी क्वार्क क्या करते हैं, आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन कणों पर ±2e/3 तथा ±e/3 आवेश होते हैं। आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो इसके आवेश होते हैं ±2e/3 ±e/3 होते हैं, ±2e/3 ±e/3। पूर्ण गुणज में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/3 मिल रहा है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्वार्क व एंटी क्वार्क आवेशों के क्वांटीकरण सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। किसने बताया था? गैलमान ने बताया था। क्वार्क एंटी क्वार्क होते क्या है? क्वार्क व एंटी क्वार्क ऐसे कण होते हैं जिसके कारण या जिससे न्यूक्लियस का निर्माण होता है। न्यूक्लियस क्या होते हैं? नाभिक के भीतर पाए जाने वाले कण होते हैं। नाभिक के भीतर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक लाइन में कह सकते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संरचना क्वार्क एवं एंटी क्वार्क से होती है, क्वार्क एवं एंटी क्वार्क से होती है। इसके बाद अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं इसके, जैसे अगर हम लोग अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, इसका फोर्थ प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या होता है? अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज के बारे में, ये क्या होता है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, इस नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ पर नेट आवेश की वैल्यू शून्य होती है, या कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का कुल आवेश हमेशा क्या होती है? संरक्षित होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? कांस्टेंट मतलब ये है कि अगर किसी भी पदार्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर उसे धन आवेशित कर रहे हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पदार्थ पर जाकर उसे ऋण आवेशित भी करते हैं। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो नेट वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसलिए कहा जाता है आवेश क्या होता है? हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेशों का स्थानांतरण होता है। एक आवेशित कण से दूसरे आवेशित कण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो ये हो गया हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद बोला जा सकता है इफेक्ट ऑफ मोबिलिटी। इफेक्ट ऑफ मोबिलिटी, जैसे ये क्या होता है कि किसी भी पदार्थ पर जो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या होती है? कंजर्व्ड होती है, संरक्षित होती है। अब आप किसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की? इफेक्ट ऑफ मोबिलिटी।
अगर कोई भी आवेशित पदार्थ है उसको कहीं पर भी लेकर के जा रहे हैं तो उसके आवेश के मान पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका आवेश का मान कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे अगर हमारा मोबाइल चार्ज है, एक बार हम इसमें ब्राइटनेस नहीं बढ़ा रहे, कोई कॉलिंग नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मोबाइल आपका अगर 100% है तो 100% ही चार्ज रहता है। जैसा लोग देखते हैं कि जब भी आप मोबाइल लेकर आते हैं, कभी भी मोबाइल लेकर आते हैं, मोबाइल आपकी चार्ज रहती है। अगर आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो निकालेंगे, उसमें लगभग 50 से 60% तक वो चार्ज रहता है, फिक्स रहता है। वो जितना चार्ज रहेगा उसे, और वो कई जगहों से होकर आता है, उसके चार्ज के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यही गतिशीलता का आवेश पर प्रभाव है। मतलब अगर किसी भी आवेशित पदार्थ को मूवमेंट करा रहे हैं तो उसके आवेश के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से यह हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो देन फर्स्टली पहला क्वेश्चन फर्स्ट, हमने आपसे ये कहा कि किसी भी पदार्थ पर एक कूलाम आवेश है। किसी पदार्थ कितना आवेश है? एक कूलाम आवेश है। मतलब Q = 1 कूलाम। किसी भी पदार्थ पर एक कूलाम का आवेश है, तो हमसे पूछा गया कि उस पदार्थ पर इतने कूलाम का आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया गया। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। एक कूलाम का आवेश स्थानांतरण किया गया, मतलब कि धन आवेश। स्थानांतरण का मतलब ही होता है धन आवेश। अगर आ रहा है तो भाई माइनस, जा रहा है तो पॉजिटिव। तो अभी भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या पढ़ा? सूत्र Q = N × E से यहां लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? Q की वैल्यू 1 कूलाम है, N की वैल्यू नहीं पता है, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या फिर N = 1/1.6 × 10⁻19 कूलाम। इस वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 1/1.6 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा +19। ऊपर नीचे अगर हम लोग यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 100/160 × 10⁻19। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं 100/16 × 10⁻18। इस चीज को सॉल्व करेंगे, अगर 100 में 16 का भाग करेंगे हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 कूलाम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के तुल्य होता है। एक कूलाम आवेश 6.25 × 10⁻18 कूलाम आवेशों के तुल्य होता है। ठीक है, इसी तरह हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी आवेशित कण से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी पदार्थ से अगर 2 अल्फा कण निकल रहे, जैसे हमारे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे 2 अल्फा कण निकल रहे हैं। 2 अल्फा कण क्या कर रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, डायरेक्शन में बाहर जाने का। 2 अल्फा कण निकल रहे हैं तो इस पदार्थ पर कुल कितना आवेश आ जाएगा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 अल्फा कण बाहर निकल रहे हैं, इस पर कुल कितना आवेश होगा? तो आइए बात करते हैं, इसका सलूशन क्या होगा। जैसे अगर किसी भी कण में से, किसी भी पदार्थ से अगर एक अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं? हीलियम नाभिक होते हैं। क्या होता है ये आपका? हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक कैसा होता है? नाभिक हमेशा धनावेशित होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है,
इसलिए इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है। मतलब कि अल्फा कण पर जो आवेश होगा वह धन आवेश होगा और वो भी प्रोटॉनों के कारण होगा। क्या लिखा जा सकता है, ए के अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाए, 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वैल्यू सॉल्व करेंगे 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। एक अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। क्योंकि 2 अल्फा कण निकल रहे हैं इसलिए 2 अल्फा कण उत्सर्जित होने पर पदार्थ पर आवेश ध्यान दीजिएगा। एक अल्फा कण से 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। अगर 2 अल्फा कण निकलेंगे तो इसका जस्ट 2 गुना 2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। दिस इज योर आंसर। किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर 2 अल्फा कण निकल रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम के तुल्य आवेश आ जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे यहां पर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में 36 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 36 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके ऑब्जेक्ट में से लगभग मान चलते हैं 12 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। 36 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज कितना होगा? तो बातों को किया जाए। देखिए, सबसे पहले बात किया जाए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका देखिए, ऐसे लिखेंगे 36 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 36 इलेक्ट्रॉन आने के कारण 36 इलेक्ट्रॉन आने के कारण आवेश, चूंकि 36 इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए ऋण आवेश -36 से इंटू ई इतने कूलम। ठीक है, 36 ई कूलम। फिर इसके बाद कूलम ई -36 से ई, या फिर -36 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के कारण आवेश, 12 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के कारण आवेश क्या हो जाएगा आपका Q2। इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए आपका धन आवेश हो जाएगा 12 ई, तो +12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखिए, आवेशित कण पर कुल आवेश, आवेशित कण पर कुल आवेश Q नेट क्या होता है, समेशन ऑफ Q, किस नियम के अनुसार? आवेश योज्यता के नियम के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ चार्ज, N into E। चूंकि
समेशन ऑफ क्यू क्या होता है, Q1 प्लस Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है, -36 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्लस इसकी वैल्यू है 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -24 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, 16 4 जा 64, 16 2 जा 32, 32 और 6 हो जाएगा 38। पॉइंट एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी चीज को स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए पॉइंट के पहले सिर्फ और सिर्फ एक अशून्य अंक होना चाहिए। यहां पर पॉइंट के पहले 2 अशून्य अंक है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3.84। जैसे ये पॉइंट इधर खिसकेगा वैसे ही यहां पर हो जाएगा 10⁻⁻18 कूलम। दिस इज द योर आंसर। मतलब ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितने अगर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो धन आवेश, आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो लास्ट में आपको ऋण आवेश ही मिलेगा। ओके, इस तरह से आवेशों का गुण, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास 12 तक के बच्चों तक हमारे यह बात जरूर पहुंचाए कि बिना समय को बर्बाद करते हुए वे लोग अपने पढ़ाई की ओर लग जाएं। धन्यवाद।